हमारे आज के प्रयोग में हम किसी पिंड के द्रव्यमान तथा उसके संपर्क सतह के प्रकृति में बदलने से सीमांत घर्षण में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। इस प्रयोग में जिन सामग्रियों का हम उपयोग करेंगे वे इस प्रकार हैं। एक घर्षण टेबल जिसके ऊपर कांच की पट्टी लगी है। यदि घर्षण टेबल उपलब्ध नहीं हो तो हम एक सामान्य मेज का उपयोग भी कर सकते हैं जिसका तल क्षैतिज हो। एक लकड़ी का गुटका जिस पर की एक तरफ हुक लगा है। कमानीदार तुला। दो 100 ग्राम के भार। एक बाट पेटी जिसमें चिमटी है। एक स्पिरिट लेवल। एक पलड़ा तथा एक कागज की पट्टी। अब सबसे पहले एक क्रियाकलाप द्वारा हम घर्षण तथा सीमांत घर्षण के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके लिए हम एक लकड़ी का गुटका लेंगे। इसका भार बढ़ाने के लिए इसके ऊपर एक और गुटका रखा। अब इस कमानीदार तुला की सहायता से हम इसमें बल आरोपित करेंगे। बल को धीरे धीरे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस बल का गुटके पर क्या प्रभाव होता है। देखें, इस गुटके पर मैंने लगभग 0.5 न्यूटन का बल लगाया, किंतु गुटके में बिल्कुल भी गति नहीं आई या कहें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका अर्थ यह है कि इस आरोपित बल के विपरीत दिशा में एक और बल लग रहा है। वही बल घर्षण बल है। यह घर्षण बल दोनों वस्तुओं की सतह के बीच में लग रहा है। यहाँ दो वस्तुएं, एक लकड़ी का गुटका और दूसरा यह कांच की पट्टी है। अब धीरे धीरे बल को और बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं, इस बल को बढ़ा के मैंने लगभग 0.8 न्यूटन कर दिया, किंतु अभी भी इसमें गति नहीं आई। लकड़ी का गुटका वहीं का वहीं है। इसका अर्थ क्या है? हम मान सकते हैं कि जैसे जैसे हमने आरोपित बल को बढ़ाया वैसे वैसे घर्षण बल का मान भी बढ़ता गया। अर्थात घर्षण बल आरोपित बल को इस तरह से संतुलित कर देता है। जैसे जैसे आरोपित बल बढ़ाते हैं घर्षण बल का मान भी बढ़ता जाता है और आरोपित बल को संतुलित कर देता है। अब देखते हैं क्या यह ऐसे ही चलता रहेगा। थोड़ा बल और बढ़ाया। अब यह बल लगभग 1 न्यूटन हो चुका है और हमने देखा 1 न्यूटन का बल लगाने पर इसमें गति नहीं आई। लगभग 1.5 न्यूटन का बल लगते ही यह पिंड, यह गुटका गतिमान हो गया। हम इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे? हम कह सकते हैं कि इस घर्षण बल की एक सीमा है। एक सीमा तक ही घर्षण बल आरोपित बल को संतुलित कर सकता है
उसके बाद उस सीमा के बाद हम जैसे ही आरोपित बल को बढ़ाते हैं, घर्षण बल और नहीं बढ़ पाता तथा पिंड गति में आ जाता है। अर्थात घर्षण बल की एक सीमा है और इसी सीमा को हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। यह क्रियाकलाप अब हम एक कागज की पट्टी पर पुनः दोहराएंगे। अब इसी कांच की पट्टी पर हम एक कागज की पट्टी रखते हैं। दोबारा से इस लकड़ी के गुटके को इस पट्टी के ऊपर रखा और पहले के प्रकार ही धीरे धीरे बल लगाना प्रारंभ किया। अब हम देखते हैं कि 1.5 न्यूटन बल लगाने पर भी इस गुटके में कोई गति नहीं आई। और थोड़ा सा बल बढ़ाते हैं। हमने देखा जैसे ही बल लगभग 2 न्यूटन हुआ, यह गुटका गति में आ गया। अर्थात अब इस पिंड को गति में लाने के लिए हमें पहले से ज़्यादा बल की आवश्यकता पड़ी। पहले और अब की स्थिति में क्या अंतर था? पहले गुटके और संपर्क सतह के बीच कांच था, किंतु अब संपर्क सतह कांच के स्थान पर कागज है। यानी कि घर्षण दो वस्तुओं के संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर किया। इसी क्रियाकलाप को अब हम इस मेज पर दोहराएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस मेज पर एक कपड़ा बिछा है। अब उसी प्रकार हम इस बल को बढ़ाते हैं। बल बढ़ाते हुए लगभग 2 न्यूटन है, लेकिन पिंड कोई गति में नहीं आया। 3 न्यूटन पर भी पिंड गति में नहीं आया। जैसे ही बल 4.5 न्यूटन के लगभग हुआ, यह पिंड गति में आ गया। अर्थात अब हमने निष्कर्ष निकाला कि किसी भी दो वस्तुओं के बीच का घर्षण बल तथा सीमांत घर्षण बल उन दो वस्तुओं के संपर्क सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है। आइए अब आज का प्रयोग शुरू करते हैं। अब प्रयोग के लिए हम उपकरणों को व्यवस्थित करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। यह हमारी घर्षण टेबल है। इस घर्षण टेबल पर एक कांच की पट्टी लगी है और इस तरफ एक घिरनी है, घर्षण रहित घिरनी। यदि हमारे पास घर्षण टेबल उपलब्ध ना हो तो हम एक साधारण मेज का उपयोग भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि उसका तल क्षैतिज हो। सबसे पहले इस घर्षण टेबल का तल क्षैतिज है या नहीं, यह सुनिश्चित करेंगे। उसके लिए हम इस स्पिरिट लेवल का उपयोग करेंगे। ध्यान दें, इस स्पिरिट लेवल के बीचों बीच एक बुलबुला नजर आ रहा है। अब हम इसको इस सतह पर रखते हैं और देखते हैं कि क्या ये हवा का बुलबुला बीचों बीच है या नहीं है। यदि यह बुलबुला बीचों बीच है, इसका अर्थ होगा कि हमारे इस पृष्ठ का तल क्षैतिज है। यदि ऐसा नहीं है तो हम इन पेचों की सहायता से, जो कि नीचे की तरफ लगे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ 2 पेच हैं, इनकी सहायता से हम इसको बुलबुले को बीच में लेकर आते हैं। आप देख सकते हैं
कि अब ये बुलबुला बीच में आ गया है, अर्थात हमारा इस टेबल का तल क्षैतिज है। आइए अब इस कमानीदार तुला का परास तथा अल्पतमांक ज्ञात करेंगे। इस कमानीदार तुला को हम ऊर्ध्वाधर लटकाते हैं और नापते समय ध्यान रखते हैं कि इसका सूचांतक और हमारी आंख की रेखा एक सीध में हो। ध्यान दें, इस कमानीदार तुला पे दो प्रकार के पैमाने अंकित हैं, जी यानी कि ग्राम, एन यानी कि न्यूटन। अर्थात इस कमानीदार तुला की सहायता से हम किसी भी वस्तु को इस हुक के द्वारा लटकाकर उसका द्रव्यमान ग्राम में नाप सकते हैं तथा उसी वस्तु का भार न्यूटन में भी मापन कर सकते हैं। यहाँ पर हम न्यूटन पैमाने का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं इसका परास क्या है। न्यूटन पैमाने पे सबसे पहला मार्क 0 है और नीचे सबसे आखिरी मार्क 5 दर्शाता है, अर्थात इस कमानीदार तुला का परास हुआ 0 न्यूटन से 5 न्यूटन। आइए अपनी प्रेक्षण सारणी में इसको नोट करते हैं। कमानीदार तुला का परास या परिसर 0 न्यूटन से 5 न्यूटन। अब हम इसका अल्पतमांक ज्ञात करेंगे। अल्पतमांक ज्ञात करने के लिए किन्हीं भी दो भागों के मध्य का अंतर देखते हैं, जैसे कि 0.5 न्यूटन और 1 न्यूटन। इन दोनों भागों के मध्य में 0.5 न्यूटन का अंतर है, 1 माइनस 0.5। इन दोनों भागों के बीच में 5 उपभाग हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। अल्पतमांक ज्ञात करने के लिए इस अंतर को 1 माइनस 0.5 यानी कि 0.5 न्यूटन को उपभागों से भाग करेंगे तो इसका अल्पतमांक आया 0.5 न्यूटन बटे 5, अर्थात 0.1 न्यूटन। इस कमानीदार तुला का अल्पतमांक है 0.1 न्यूटन, यानी कि एक उपभाग का मान हुआ 0.1 न्यूटन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 न्यूटन बराबर है 500 ग्राम के, अतः हम कह सकते हैं कि 500 ग्राम द्रव्यमान बराबर होगा 5 न्यूटन भार के। अतः 1 ग्राम द्रव्यमान बराबर होगा 0.01 न्यूटन के। इसे भी हम नोट कर लेते हैं। यहाँ ध्यान दें कि 500 ग्राम द्रव्यमान बराबर है 5 न्यूटन के, अतः हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम का द्रव्यमान बराबर होगा 1 न्यूटन भार के। अतः 1 ग्राम द्रव्यमान का भार बराबर होगा 0.01 न्यूटन के। अब हम पलड़े और गुटके को एक धागे की सहायता से इस प्रकार बांध देते हैं। धागे के एक सिरे से पलड़ा और दूसरे सिरे से गुटके को बांध दिया है। इस कमानीदार तुला की सहायता से अब हम दोनों का भार ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमने गुटके के हुक में इस कमानीदार तुला को डाला। अब इसका प्रेक्षण लेते समय ध्यान रखेंगे कि कमानीदार तुला का सूचांतक और हमारी आंखों की रेखा एक सीधी रेखा में हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस गुटके का भार हुआ 2.1 न्यूटन। इसको हम प्रेक्षण तालिका में नोट करते हैं। हुक सहित लकड़ी के गुटके का भार 2.1 न्यूटन।
इसी प्रकार हम इस पलड़े का भार भी मापते हैं। आप देख सकते हैं इस पलड़े का भार हुआ 0.3 न्यूटन। यह भी हम अपनी प्रेक्षण तालिका में नोट करते हैं। पलड़े का भार 0.3 न्यूटन। अब इस लकड़ी के गुटके को घर्षण टेबल पर रखा और इस धागे को घिरनी के ऊपर से लेते हुए पलड़े को स्वतंत्र लटका दिया। ध्यान दें कि यह धागा घिरनी और गुटके के बीच में कहीं भी टेबल को स्पर्श ना करे। इसके लिए हम ध्यान रखते हैं कि घिरनी का शीर्ष और गुटके का हुक समतल हो, जैसा कि आप देख रहे हैं। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जब पलड़ा स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है तो पलड़े का तल भी क्षैतिज हो। अब हम इस बाट पेटी में से धीरे धीरे द्रव्यमान को इसमें पलड़े में रखते हैं। जैसे कि एक 5 ग्राम का द्रव्यमान इसमें रखा। द्रव्यमान को बीचों बीच रखेंगे जिससे कि पलड़े का तल क्षैतिज रहे। अब हम धीरे धीरे इस घर्षण टेबल के सतह को थपथपाते हैं और इसका प्रेक्षण करते हैं कि इस भार के लटकने से इस गुटके पर क्या प्रभाव पड़ा। हम देख सकते हैं कि गुटका वहीं का वहीं रखा है। अब हम द्रव्यमान को और बढ़ाते हैं थोड़ा। फिर वही प्रक्रिया दोहराई। अब भी यह नहीं हिला। थोड़ा भार को और बढ़ाएंगे। थपथपाया और हमने देखा कि यह गुटका धीरे धीरे गति में आ रहा है। थोड़ा सा भार और बढ़ा के देखते हैं। अब देखिए यह भार के लटकने से गुटका गति में आ चुका है। यह भार जो हमने इससे लटकाया है जिससे कि गुटका गति में आया, यही भार इसका सीमांत घर्षण बल है। आइए देखते हैं कितना भार लटकाने पर यह गुटका गति में आया। यहाँ हमने कुल 16 ग्राम द्रव्यमान रखे हैं, यानी कि कुल भार जो हमने इस गुटके पर आरोपित किया वो हुआ 0.16 न्यूटन। इसको हम अपने प्रेक्षण तालिका में नोट करते हैं। पलड़े का द्रव्यमान जो कि हमने पहले लिया था 0.3 न्यूटन, पलड़े का भार प्लस 0.16 न्यूटन जो भार हमने उस पर आरोपित किया, दोनों को जोड़ने पर कुल पलड़े का भार आया 0.46 न्यूटन। यही सीमांत घर्षण का मान है। अब इस लकड़ी के गुटके को हम वापस उसी स्थिति में लाते हैं और इसके ऊपर एक 100 ग्राम का द्रव्यमान रखते हैं। अतः हमने इस गुटके के भार को बढ़ा दिया। अब इस पलड़े में हम थोड़ा द्रव्यमान और बढ़ाते हैं और फिर से देखते हैं कि कितना द्रव्यमान बढ़ाने पर यह गुटका गति में आता है।
अब हमने 20 ग्राम द्रव्यमान और बढ़ा दिया है। थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं। देखिए, अब यह गुटखा गति में लगभग आ गया है। 2 ग्राम द्रव्यमान और बढ़ाते हैं। यह गुटखा गति में आ चुका है। दोबारा से हम देखते हैं कि कुल बल कितना लगाया है। कुल द्रव्यमान 53 ग्राम्स का हमने इस पलड़े में रखा है, यानी कि 0.53 न्यूटन का भार पलड़े में। इसमें हम पलड़े के भार को जोड़ते हैं जो कि 0.3 न्यूटन है। अतः कुल पलड़े का भार हुआ 0.83 न्यूटन। यही इस गुटके का, जिसके ऊपर हमने 100 ग्राम का अतिरिक्त द्रव्यमान रखा है, इसका सीमांत घर्षण बल है। इसी प्रकार हम एक 100 ग्राम का द्रव्यमान इस पर और बढ़ा देते हैं, जिससे कि इस गुटके का कुल द्रव्यमान या भार बढ़ सके। पुनः प्रक्रिया को दोहराएंगे। इस पलड़े में और द्रव्यमान बढ़ाते हैं और फिर देखते हैं कि कितने द्रव्यमान बढ़ाने से यह गुटखा गति में आता है। बीस ग्राम द्रव्यमान रखने से यह गुटखा गति में नहीं आया। धीरे धीरे द्रव्यमान बढ़ाते हुए हमने देखा कि अब ये गुटखा लगभग गति में आ चुका है। देखते हैं अब कितना द्रव्यमान है। यह द्रव्यमान 85 ग्राम है, यानी कि अब हमने 0.85 न्यूटन का भार इस पलड़े में रखा। कुल पलड़े का भार हुआ 0.85 न्यूटन प्लस 0.3 न्यूटन, यानी कि 1.15 न्यूटन। यही इस गुटके और सतह के लिए, यह जो ग्लास की सतह है, इन दोनों के बीच का सीमांत घर्षण बल है। इस प्रयोग से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे गुटके का द्रव्यमान बढ़ा, उसी अनुपात से उसका सीमांत घर्षण का मान भी बढ़ता रहा। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी पिंड के द्रव्यमान को बढ़ाने से दोनों वस्तुओं के बीच का सीमांत घर्षण बढ़ता रहता है। अब हम इस घर्षण टेबल पर इस कागज की पट्टी को रखें और इस प्रयोग विधि को अगर आप दोबारा से करें तो आप देख सकते हैं कि सीमांत घर्षण का मान अलग आएगा। जैसे कि हमने प्रारंभ में क्रियाकलाप में देखा था कि जब दो वस्तुओं के बीच की सतह हम बदलते हैं तो उसके सीमांत घर्षण का मान भी बदल जाता है। यह आप इस प्रयोग द्वारा भी देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि आज के प्रयोग में हमने क्या क्या सीखा। आज के प्रयोग द्वारा हम घर्षण बल तथा सीमांत घर्षण बल की कुछ विशेषताओं से परिचित हुए। हमने सीखा
कि जब कोई दो पिंडों की सतह आपसी संपर्क में होती है तो उनके बीच का घर्षण बल उनमें किसी एक के गतिमान होने की चेष्टा का विरोध करता है। कोई दो दी गई सतहों के बीच का घर्षण बल उनमें किसी एक पर आरोपित बल की वृद्धि के साथ साथ बढ़ता जाता है, लेकिन घर्षण बल की यह वृद्धि एक सीमा तक ही हो पाती है। घर्षण बल की इस सीमा को हम उन दो सतहों के बीच का सीमांत घर्षण बल कहते हैं। आज के प्रयोग द्वारा हमने सीखा कि दो संपर्क में आई सतहों के बीच का घर्षण बल उन सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। हमने यह भी देखा कि उनके बीच का सीमांत घर्षण बल उनमें से चलायमान पिंड के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है।